Anyone else? So पेज नंबर 374 एग्जाम्पल 14, 374 एग्जाम्पल 14 बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, अगेन नॉट इन योर सिलेबस। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, यहाँ पे दो कर्व्स दिए हुए हैं, तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम कर देता हूँ, मेरे पास एक PDF फाइल है, वो मैं आपको भेज देता हूँ, बट क्या है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है अभी भी। जिसने मुझे भेजी है ना, एक सर है, उन्होंने मुझे भेजी थी, ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा था कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, लेकिन उसकी तरफ से उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए अभी तक वो फाइल मैंने किसी को भेजी नहीं है, और मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। हमारे सिलेबस में वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो दो कर्व्स के बीच में आते हैं, ठीक है। यस, वैसे क्वेश्चन नंबर 14 किसने पूछा था अभी भी? ओके, किसी और को और कोई डाउट है? ओके, अपने तरफ से मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ इस वक्त, पेज 353 का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ पेज 353, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7, प्रॉब्लम नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 27। ओके, ये है आपका आई इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। ओके, आई इज इक्वल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। सी इसमें सबसे पहले मुझे कन्वर्जन में क्या करना है, मुझे न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म चाहिए। यहाँ पे आप न्यूमरेटर में देख सकते हो cos स्क्वायर x है। ओके, तो इन द न्यूमरेटर आई वांट कांस्टेंट टर्म। अगर मेरे पास न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म आ जाता है तो इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा वो देख लीजिए। ओके, व्हाट वी विल डू फॉर दिस इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 आई एम हैविंग cos स्क्वायर x अपॉन, ओके, cos स्क्वायर x प्लस 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x। मैं इसे cos स्क्वायर x में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। sin स्क्वायर x जो ऐसे हमने 1 माइनस cos स्क्वायर x ले लिया। दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x dx। दिस विल बिकम I is equal to integral from 0 to pi by 2. You are having cos square x upon cos square x minus 4 cos square x. This gives you minus 3 cos square x, और ये 4 पॉजिटिव इधर आ गया, ठीक है। अब हम 1 इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? क्योंकि नीचे 3 cos square x है। इन द नेक्स्ट स्टेप 1/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 4 प्लस सॉरी यस 4 माइनस 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। अब जरा यहां तक देखिए, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए।
इस वक्त तक मेरा टारगेट यही है कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म चाहिए, न्यूमरेटर में वेरिएबल टर्म नहीं चाहिए। हमारे पास न्यूमरेटर में वेरिएबल टर्म है cos स्क्वायर एक्स, इस न्यूमरेटर में वेरिएबल टर्म को हटाना है, ठीक है। इसके लिए वर्किंग में क्या किया, वर्किंग में हमने cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स किया है। नीचे मतलब पूरा cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट किया, वी आर गेटिंग 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ cos स्क्वायर एक्स के क्वेश्चन में 3 है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब ये डिनोमिनेटर का टर्म एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया, 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ये देखिए, ये 4 एडिशन पार्ट है और ये -4 है, ठीक है। तो 4 - 4 कैंसिल और माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो +3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 cos स्क्वायर एक्स है। एनी डाउट टिल नाउ? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। इफ यू हैव नो डाउट देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, अब यहाँ पे टर्म्स सेपरेट कर दीजिए। यू गेट 1/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, यू गेट 4 अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, ओके। dx, sorry, -1 dx. I think I am gone somewhere wrong. No, it's correct. We get this 4 upon 4 minus 3 cos square x -1. सेपरेट कर दिया, सेपरेट में 4 upon 4 minus 3 cos square x आ गया और माइनस 4 - 3 cos square x upon 4 - 3 cos square x 1 हो जाएगा। इस पार्ट को आप सेपरेट कर दोगे तो आपको 4/3 आएगा, ऊपर जो 4 था वो, ठीक है। यू कैन इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, ओके। दिस इज dx अपॉन 4 - 3 cos square x एंड माइनस ये 1/3 है और ये 1/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 dx। यहाँ हमने सेपरेट किया था टर्म्स को, ठीक है, और यहाँ हमने इंटीग्रल सेपरेट किया, 4 हमने बाहर निकाल दिया। अब देखिए, कभी भी अगर ये इंटीग्रल आता है, इफ यू गेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, ओके। अब इस टाइप के इंटीग्रल में पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। ऊपर रहेगा कांस्टेंट, ऊपर रहेगा कांस्टेंट, नीचे आपको सिर्फ sin स्क्वायर एक्स का टर्म हो सकता है, ठीक है, या उसके साथ cos स्क्वायर एक्स का टर्म हो सकता है, या सिंपली सिर्फ cos स्क्वायर एक्स का टर्म हो सकता है, या फिर आपके पास sin x और cos x मल्टीप्लिकेशन फॉर्म मिल सकते हैं। इन शॉर्ट डिनोमिनेटर में क्या होगा वो सुन लीजिए। डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ sin स्क्वायर एक्स हो सकता है, सिर्फ cos स्क्वायर हो सकता है, sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स दोनों हो सकते हैं, या sin x मल्टीप्लाई बाय cos x हो सकता है। इन शॉर्ट इनकी डिग्री 2 होनी चाहिए। ये देखिए, sin स्क्वायर एक्स डिग्री 2, cos स्क्वायर एक्स डिग्री 2, sin x इंटू cos x है, sin और cos मल्टीप्लिकेशन में 1 + 1 डिग्री 2 आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स है। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स है तो भी चलेगा, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर एक्स है तो भी चलेगा, ओके। एनी डाउट इन दिस? ऊपर होना चाहिए कांस्टेंट, नीचे sin स्क्वायर चलेगा, cos स्क्वायर चलेगा, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों चलेंगे, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए बीच में, या फिर सिर्फ sin x cos x है पावर 1 के साथ, तो वो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए ताकि ओवरऑल डिग्री 2 हो जाए। यस, एनी डाउट इन दिस? अब इससे आगे क्या होगा वो देख लीजिए। इसमें हम डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। इसका मेथड यही है, ठीक है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर नीचे हमारे पास sin स्क्वायर एक्स होगा ना तो भी हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, अगर नीचे हमारे पास sin x इंटू cos x होगा तो भी हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन I1, सिर्फ I1 में करना है क्योंकि I2 तो हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। दिस गिव्स यू 4/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, you get sec square x dx upon 4 sec square x -3 minus 1/3 x limits running from 0 to π/2। इस स्टेप में कोई डाउट? जो इंटीग्रल I1 है इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया है,
इसे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो sec स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो 4 को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया आपको sec स्क्वायर एक्स मिलेगा, और यहाँ cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो कैंसिल हो जाएगा, आपको -3 मिलेगा। यस, एनी डाउट इन दिस? ओके, नाउ सी, ये आएगा 4/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, ऊपर sec स्क्वायर एक्स dx, नीचे sec स्क्वायर को आप 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस 1 + tan स्क्वायर एक्स। ओके, ये -1/3, यू गेट π/2 -0। ओके, अब हमने नीचे 1 + tan स्क्वायर एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स आता है और वो ऊपर प्रेजेंट है। ओके, मतलब जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दिस 4/3 इंटीग्रल, इन द न्यूमरेटर यू आर हैविंग sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन डिनोमिनेटर में 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स। ओके, यू गेट दिस माइनस π/6, और यहाँ पे लिमिट 0 से π/2, 4 1 जा 4 हो जाएगा, -3 है तो 4 - 3 1 हो जाएगा, एंड 4 × tan स्क्वायर एक्स आपको 4 tan स्क्वायर एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, पुट tan x = t, पुट tan of x = t, ठीक है। tan x = t आपने पुटअप किया तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर एक्स dx = dt। जहां तक लिमिट्स की बात है आप लिमिट्स भी चेंज कर दीजिए, x t, x में लोअर लिमिट 0 है, tan of 0 0 होता है, अपर लिमिट π/2 है, tan of π/2 नॉट डिफाइंड होता है, मींस इनफाइनाइट। सो यू गेट 4/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। sec स्क्वायर एक्स dx जो है वो dt हो गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 + 4t² माइनस π/6। ओके, दिस लीड्स टू 4/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी dt अपॉन दिस इज 1 + स्क्वायर ऑफ 2t, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, सो यू गेट स्क्वायर ऑफ 2t, दिस इज 4/3 इंटू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a डिवाइड बाय 2। y डिवाइड बाय 2, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय 2, क्यों, बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t, एंड लिमिट्स रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ओके, अब आपको वापस x में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट चेंज किए थे, तो इस वक्त हमारे पास ये जो लिमिट्स है ये लिमिट्स ऑलरेडी t के है, तो हमें वापस इसमें x में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ये जो 2 है ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये गेट 4/6 you get 4/6, 2 डिनोमिनेटर में है 3 डिनोमिनेटर में है, तो 2 × 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। you get tan इनवर्स, अपर लिमिट अप्लाई किया तो आपको tan इनवर्स इन्फिनिटी मिलेगा, tan इनवर्स अपर लिमिट अप्लाई किया 2 टाइम्स इन्फिनिटी मींस इन्फिनिटी, माइनस tan इनवर्स 0 minus π/6, this gives you 4/6, or you can write this as 2/3 if you want, 2/3 ब्रैकेट π/2 minus 0, tan of इन्फिनिटी π/2 हो जाएगा। ये देखिए जब हमने x के लिए π/2 पुट अप की थी तब इन्फिनिटी आंसर आ रहा था, ठीक है। tan of π/2 इन्फिनिटी है तो tan वर्स इन्फिनिटी π/2 हो जाएगा, tan वर्स 0 0 आता है, माइनस π/6, दिस गिव्स यू 2 π/6 माइनस π/6, आंसर π/6। यहाँ से आपके पास π/2 है, 2 × π मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × π 2π हो गया, 3 2 6 हो गया, तो ये 2 π/6 हो गया और ये माइनस π/6 है, तो फाइनल आंसर टर्न्स आउट टू बी π/6, फाइनल आंसर टर्न्स आउट टू बी π/6। ओके, जहां तक वर्किंग की बात है, वर्किंग में सबसे पहले आपको ऊपर cos स्क्वायर एक्स दिया था, नीचे cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स दिया था। हमारा टास्क है ऊपर कांस्टेंट टर्म चाहिए, जैसे ये आ रहा था,
तो हम सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट टर्म चाहिए और नीचे कॉस स्क्वायर का टर्म भी चलेगा, साइन स्क्वायर का टर्म भी चलेगा, कॉस और साइन का मल्टीप्लिकेशन में भी टर्म चलेगा, ठीक है, लेकिन डिग्री 2 होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री 2 है और ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए। जब ऐसा केस आता है तो आप क्या करते हो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स करते हो, जिससे ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, नीचे आपको अगर सेक स्क्वायर एक्स मिलता है तो उसे टैन में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि हमें टैन एक्स को टी पुटअप करना है, तो टैन एक्स को टी पुटअप करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कीजिए और ये पेपर में 6 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? वैसे तो दो बार मैंने इसे मिटा दिया, तो स्टेप्स आपको अब जब वीडियो अपलोड होगा तभी ज़्यादा समझ में आएंगे, बट फिर भी जितना एक्सप्लेन किया, कोई डाउट था तो पूछिए। यस, स्टार्टिंग में अगर डिवाइड कर दिया तो ऊपर आपको कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, जो ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स है वो 1 हो जाएगा, नीचे जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो 1 हो जाएगा और आपको +4 tan स्क्वायर एक्स मिलेगा, ठीक है। फिर से आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा उसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि तब आप tan को t नहीं पुटअप कर सकते हो। अगर आप tan को t पुटअप करोगे भी तो आपको जो sec स्क्वायर एक्स dx मिलेगा वो फिर से dt अपॉन 1 + t स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, और अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बेटर है उसे आप ऊपर कांस्टेंट लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ये बताइए कि आप सब लोग के पास टेक्स्ट बुक है? अगर ये प्रॉब्लम पेपर में आता है तो 6 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। वैसे ये प्रॉब्लम है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट दूसरा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कौन सा है? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है देन कम टू पेज नंबर 351, प्लीज कम टू पेज नंबर 351। 351 पेज अगर आप लोगों ने निकाला है तो उसमें नीचे देखिए एग्जाम्पल 44, सीधा एग्जाम्पल 44 वो इंपॉर्टेंट है, सॉल्व एग्जाम्पल 44। वहां पे आपको इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई दिया। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप इस पेज पे आ गए, पेज नंबर 351 पे, रेज हैंड कीजिए, यस सर से रिस्पॉन्ड कीजिए। यस सर की जगह सिंपली वाई लिखा, मैं समझ जाऊंगा कि आप यस सर को बोल रहे हो, ठीक है। रेज हैंड, थम्स अप, सिंपली वाई लिखा, ठीक है। अब आप वहां देख सकते हो पेज नंबर 351 पे आपको दिया इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर एक्स, ओके, ये आपको दिया हुआ है। आप नोटिस करो ऊपर x दिया हुआ है, वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, और हमें ऊपर कांस्टेंट चाहिए। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अप्लाइंग प्रॉपर्टी P4। प्रॉपर्टी P4 अप्लाई किया है। प्रॉपर्टी P4 अप्लाई करने का रीजन है कि कॉस कॉस में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर से वो कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। तो जब इन्होंने प्रॉपर्टी P4 अप्लाई किया तो ऊपर x के यहाँ पे पाई माइनस एक्स आ गया, नीचे कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स है। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, स्क्वायर से वो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ठीक है। बाकी ऊपर जो टर्म्स है उन्हें तो हम सेपरेट कर सकते हैं। जब टर्म्स सेपरेट किया तो पाई कांस्टेंट बाहर निकल गया, और दूसरा पार्ट जो है वो तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आई वाला पार्ट माइनस होके फिर से आरएचएस वाले आई के पास आएगा, तो वो 2i हो जाएगा। सो you get 2i is equal to, see the very last step of this page 351, 2i is equal to pi integral from 0 to pi dx upon a square cos square x plus b square sin square x। अब इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि ऊपर कांस्टेंट टर्म आ चुका है, इंटीग्रल dx है। अब वो dx तो इंटीग्रल के साथ आया है, ऊपर एक्चुअल वेरिएबल का टर्म है ही नहीं, ठीक है, तो ऊपर कांस्टेंट हो गया, और नीचे साइन और कॉस के जो टर्म्स है उनकी डिग्री 2 है। अब जब आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो सबसे पहले उन्होंने 2i का i डिवाइड किया है, i is equal to pi by 2 किया है, ठीक है। अब इसे जब ये आगे सॉल्व कर रहे हैं तो क्योंकि ये पीरियोडिक है, ठीक है, तो इसे इन्होंने 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 कर दिया है, मींस दे आर अप्लाइंग प्रॉपर्टी P5 और P5 या अप्लाइंग दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, जो मैंने आपको बताया था, दे हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। तो देखिए ऊपर जो dx था वो sec स्क्वायर एक्स dx में कन्वर्ट हो गया, नीचे a स्क्वायर cos स्क्वायर x जो था वो a स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, cos स्क्वायर डिवाइड हो गया, और जो sin स्क्वायर था वो tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
इसके बाद वो tan x इक्वल टू टी, और उसे उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया हुआ है। प्लीज नोट डाउन, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करवाया है ये वाला, ठीक है। अब ये जो मेथड है, देखिए एनसीईआरटी और सीबीएसई कितने चालाक हैं। ये जो मेथड है, ये मेथड इन्होंने पूरे इसमें आप देखो क्लासिफिकेशन में कहीं भी नहीं है, ठीक है। जो हमने मेथड स्टडी किए है ना, उनमें कहीं भी ये मेथड है नहीं, और एकदम से इस मेथड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम इन्होंने एक सॉल्व एग्जाम्पल में रख दिया और एक इसमें रख दिया है मिसलेनियस में। तो वहां से मतलब ये भी आपका एक मेथड है, इस मेथड वाले प्रॉब्लम में आपको पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बात है कि इसमें क्वेश्चन को ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आया तो एज इट इज आएगा, तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 44, इट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 41 इससे पहले वाले पेज पे ही है, पेज 350 पे। एग्जाम्पल नंबर 41, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टैन ऑफ एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को भी आप लोग एक बार आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है, ये टफ नहीं है, ठीक है। जैसे आप ध्यान से देखिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप जितना देखोगे ना उतना आपको इजी लगेगा, लेकिन आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो मेरे तरफ से एक ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा था जो मैंने मिस्ड आउट कर दिया है, मैंने आपको अभी बता दिया। अब आपकी तरफ से बताइए, और कोई डाउट है तो बताइए आप मुझे। अगर है तो हम देखेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम आगे प्रोसीड करें डिफरेंशियल इक्वेशन में। यस, फ्रॉम माय साइड प्रॉब्लम नंबर 41 एंड प्रॉब्लम नंबर 44 सॉल्व एग्जांपल्स, पेज 350 एंड 353 वाले जो है, 350 टू 353 वाले, एंड दिस एग्जांपल नंबर 27 आई थिंक। यस, ये मुझसे मिस डाउट थे, ये मैंने आपको अभी बता दिए हैं। बाकी आप बताइए आपकी तरफ से क्या डाउट है। यस, ट्रिग्नोमेट्री, कॉस ए तो कांस्टेंट ही है, कॉस ए इज कांस्टेंट। इसके लिए अगर आपको बेस्ट एग्जांपल चाहिए ना, तो एक एग्जांपल ये वाला देखो। मैं आपको बताता हूँ, रुको। पेज नंबर 307 पे एक्सरसाइज 7.3, इसका क्वेश्चन नंबर 13, पेज 307 अगर आप लोगों ने निकाला है, एक्सरसाइज 7.3 इसका क्वेश्चन नंबर 13। वहां पे आपको cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा ये है। अगर आपको याद हो तो हमने cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज किया था यहाँ पे। तो ऊपर हमें cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा मिल रहा था। जहां पे हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी यूज की थी, हमने यूज किया था cos x माइनस cos अल्फा, और अदर ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा था। फिर डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा दिया, तो cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो गया था, रह गया था cos x प्लस cos अल्फा। और जब वो स्टेप आई थी तो मैं रुक गया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि चलिए अब आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो वहां पे जो cos अल्फा आ रहा है ना, दैट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो वहां पे cos x का इंटीग्रल sin x आएगा, और जब cos अल्फा का इंटीग्रल फाइंड करोगे तो वो x cos अल्फा आएगा, sin अल्फा नहीं आएगा। याद आ रहा है ये प्रॉब्लम? देखिए कांस्टेंट कुछ भी है, वहां पे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे ना तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आप इस विषय पे भी एक मतलब बात है जो आप प्रॉब्लम में पढ़ोगे। यस, इसके अलावा और कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। यस, फाइव रेस टू 7/3। चलिए मैं आपको x रेस टू 7/3 के हिसाब से बता देता हूँ, फिर आप x को 5 कंसिडर करो, जो कंसिडर करना करो। अगर आपको x रेस टू 7/3 दिया है, ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो x रेस टू
3 का मल्टीपल देखो जो 7 से छोटा है। 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है। तो इसे आप 6 + 1/3 ले सकते हो। ये अल्टीमेटली आपका x² x⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि जो 6 है 6 / 3 2 हो गया, ठीक है, तो x² हो गया, बाकी रह गया 1/3, वो इंटू x⁻⁴ हो जाएगा। यही पूछ रहे थे, यही जानना है। बस आपको क्या करना है, नियरेस्ट जो डिनोमिनेटर दिया है ना, तो न्यूमरेटर में नियरेस्ट, इन शॉर्ट आप मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते थे, ये आपका 7/3 है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे करते थे, 2 1/3 ऐसे करते थे ना, ठीक है। तो जो 2 है वो पूरा हो गया और 1/3 है वो फ्रैक्शन में रह गया, बस बिल्कुल वैसा ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। यस, एनी अदर डाउट? ये रूट में नहीं आएगा, ये क्यूब रूट है, क्योंकि रूट उसमें आता है जहां पे 1/2 पावर हो, यहाँ पे 1/2 पावर है ही नहीं, तो ये क्यूब रूट आएगा। अब क्यूब रूट में आपको इसको लिखना है, तो इसे लिखने का फिर तरीका ऐसे रहेगा, x² √(x), आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब अंडर रूट का साइन तो आप दोगे, लेकिन यहाँ पे 3 आएगा, बिकॉज इट इज अ क्यूब रूट नॉट अ स्क्वायर रूट। अगर मान लीजिए 4th रूट होता तो फिर यहाँ पे 4 आएगा, अगर 5th रूट होता तो यहाँ पे ये होता, अगर यहाँ पे 1/n होता तो यहाँ पे हम n लिखते। यस, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट है तो पूछिए। चलिए ठीक है, सो शुड आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर नाउ? क्या मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं, डिफरेंशियल इक्वेशन? नो सर। ठीक है कृष्णा, फिर बताओ क्या डाउट है, या फिर नो सर पहले के लिए था? लगता है नेटवर्क इशू बहुत चल रहा है, यहाँ से आवाज निकल रहा है लेकिन वहां देर से पहुंच रहा है। यस, एक्सरसाइज 8.1 का 9 क्वेश्चन बेटा सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ये आपको 10th क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन है ना बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स वाले क्वेश्चन है, इसलिए ये सिलेबस में नहीं है, ये दोनों सिलेबस में नहीं है। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि एक पीडीएफ फाइल है मेरे पास, मैं सीधे पीडीएफ फाइल ही भेज दूंगा आपको, ठीक है, आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। देखिए y = x² आपका अपवर्ड कर्व रहेगा, और जो mod x है, mod x ऐसा रहता है, तो ये एरिया जो है वो दो कर्व्स के बीच में बाउंड हो जाती है, ठीक है, इसलिए ये सिलेबस में नहीं है। और जहां तक 10th क्वेश्चन है, 10th भी आपका सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही है कि ये अपवर्ड कर्व है, और जो लाइन है, लाइन आपकी x = 4y - 2, जब आप इसे ड्रॉ करोगे ना लाइन ऐसी आएगी, ठीक है, तो ये वो पार्ट है, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। These two problems are not in your syllabus. Yes, any other doubt? इसका क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करवा देता हूँ, वो जो मेरे पास पीडीएफ फाइल है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिलेबस में नहीं है, पर मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है। देखिए मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पीडीएफ फाइल मेरे पास है जिसमें लिखा हुआ है कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो सिलेबस में नहीं है, बट उसकी ऑथेंटिसिटी जो है कि वो कहां तक वैलिड है उसके बारे में कोई भी इसका आंसर नहीं दे पा रहा है। मेरे जिस मित्र ने मुझे ये फाइल भेजी है ना, उससे मैंने पूछा था कि भाई ये वैलिड है, तो उसने कहा मेरे पास भी कहीं से आई है, आप देख लीजिए कहां तक वैलिड है, ठीक है। तो उस पीडीएफ फाइल के हिसाब से बात ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है कि ये सिलेबस में नहीं है,
पर पता नहीं मुझे क्यों डाउट हो रहा है कि कल को एक क्वेश्चन आ ना जाए। तो एक क्वेश्चन 6 में आपको बता देता हूँ इसी एक्सरसाइज का। इसमें आपको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये रहा सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। इस हिसाब से ये जो है ये हो जाएगा 2 0। क्यों? क्योंकि रेडियस 2 है, रेडियस जो है वो 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है, 4 मतलब 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें दिया है लाइन x इक्वल टू √3y, लाइन x इक्वल टू √3y ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि लाइन x इक्वल टू √3y कहां से पास होगी? कोई मुझे बताएगा? एक एटलीस्ट एक पॉइंट बताओ जहां से पास होगा। जस्ट गिव मी वन एटलीस्ट वन पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस लाइन इज पासिंग x इक्वल टू √3y। यस, एटलीस्ट वन पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन इज पासिंग। देखिए पॉइंट्स फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है कि लाइन को आप ग्राफ पे कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो पॉइंट्स फाइंड करना कौन सी बड़ी बात है आप लोगों के लिए? आप लोग टॉपिक्स रिकॉल कीजिए, आप लोग टॉपिक्स भूलते हुए जा रहे हो। सिंपली 2 नहीं होता है पॉइंट कभी भी। पॉइंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों रहते हैं। और मैं तो आप लोगों से एक पॉइंट पूछ रहा हूं। आप कोई भी पुटअप करो ना, एक्स की वैल्यू पुटअप करो, वाई की वैल्यू पुटअप करो। आप एक्स की एक वैल्यू पुटअप करोगे, देखो वाई की वैल्यू क्या आती है। √3 1। ठीक है, देखिए कभी भी एक बात याद रखिए, पॉइंट्स कभी भी ऐसे बताइए जिनको आप प्लॉट इजीली कर सकते हो। ठीक है, √3 1 में आप √3 कहां प्लॉट करोगे बताओ? वेर यू विल प्लॉट √3? लास्ट ईयर लीनियर इक्वालिटीज एक चैप्टर हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, मुझे याद है टीचर्स डे के दिन भी मैंने आपका एक्स्ट्रा क्लास लिया था। उस दिन 12th बी क्लास में हम लोग बैठे थे, तब वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था। आई डू रिमेंबर दिस। ठीक है, उसमें मान लीजिए ऐसी लाइन आती थी 3x + 2y इज इक्वल टू 12। तो हम इसके पॉइंट्स कैसे फाइंड करते थे? हम पुटअप करते थे x को 0, यहाँ x को 0 कर दिया, y कितना आएगा? 6। तो 1.06 हो गया। फिर हम y को 0 पुटअप करते थे तो x कितना आएगा? 4। लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, वहां से अगर कुछ टर्म्स आपको फाइंड करने हैं तो ये तो आपको आना चाहिए। यू आर स्टडिंग द लाइन्स कॉन्सेप्ट। लाइन्स को प्लॉट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया, 11th स्टैंडर्ड में आपने लाइन से रिलेटेड काफी कुछ पढ़ा है, फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो बेटा ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। इसमें और कुछ नहीं करना है, आप एक्स के लिए 0 कर दो, वाई 0 आ रहा है। आप देखो ना, एक्स के लिए 0 कर दी, वाई कितना आ गया? 0। मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ओरिजिन से ढेर सारे लाइन पास होते हैं। ठीक है, ओरिजिन से ये भी लाइन पास होती है, ये भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है। तो लाइन किस टाइप की है, कहां से आ रही है? थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली है या सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाली है? ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप कंपेयर करो, इससे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इससे अगर कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू कितनी है? 0। मतलब लाइन y इज इक्वल टू mx हो गई। m कितना है? 1 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। √3 है? नहीं, 1/√3 है। m जो है इट इज 1/√3। m होता क्या है?
एम होता क्या है, व्हाट इज एम? स्लोप। स्लोप 1/√3 है, ठीक है। अगर स्लोप 1/√3 है तो फिर इंक्लिनेशन थीटा कितना होगा? अगर स्लोप 1/√3 है तो इंक्लिनेशन थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। सिंपल। आपका m 1/√3 है, मतलब tan ऑफ थीटा जो है ये 1/√3 है, मतलब ये tan 30 डिग्री हो गया, मतलब थीटा हो गया 30 डिग्री। अब देखो लाइन ड्रॉ करना बिल्कुल आसान हो गया। आपको एक ऐसा पॉइंट पता चल गया ओरिजिन जहां से लाइन पास हो रही है, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या टफ है? कुछ भी नहीं, नथिंग। ग्राफ सॉरी रीजन आपको पता लगाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये 30 डिग्री से है, तो ये आपने ड्रॉ किया, ठीक है, तो इतना आपका पार्ट आ गया। बाकी जो हमने एक्चुअल ये पूरा सर्कल जो बाकी ड्रॉ किया गया है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ओ है, सपोज इसे नाम बी दे दिया, इसे नाम ए दे दिया, ठीक है। ये आपकी लाइन y इज इक्वल टू x/√3 है, ठीक है। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें ये जो रीजन है इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। अगर इसे आप इस पॉइंट पे से सॉल्व करोगे ना, तो एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है, फिर ये दो कर्व्स के बीच में एरिया आ गई, तो उस पॉइंट पे से सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आप ये लाइन ड्रॉ कर देते हो ना बीच में, अगर आप ये लाइन ड्रॉ कर देते हो तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इस पार्ट में इट इज बाउंडेड बाय सिंगल कर्व ओनली विच इज लाइन, और इस पार्ट में इट इज बाउंडेड बाय सिंगल कर्व विच इज सर्कल। तो उस पॉइंट ऑफ से सिलेबस में है, ठीक है। इसलिए आप इसे सिलेबस में कंसिडर करके चलिए। आज शायद किसी ने यही क्वेश्चन मुझसे पूछा है सॉल्ट एग्जाम्पल का भी, शायद अंशित आपने पूछा था कि यहाँ पे वो 4√2 कैसे आया, राइट? तो ये देखिए, ये पॉइंट ये आपका 2 0 हो गया, ये 0 0। अब ये जो BM है ना, आपको ये फाइंड करना है, मतलब एक्चुअल आपको B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना इजी है। ये आप यहाँ पुट अप कर दो, पुट y इज इक्वल टू x/√3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? यू गेट x² प्लस x²/3 इज इक्वल टू 4। दिस गिव्स यू 3x² plus x² upon 3 is equal to 4. 4x²/3 is equal to 4, x² is equal to 3. 4 cancel, x² equal to 3 आ गया, therefore x equal to √3, reason since first quadrant. तो x यहाँ पे √3 आ रहा है, मतलब ये m पॉइंट आपका √3 0 हो गया। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट √3 है, और ये जो लाइन है ना ये x इक्वल टू √3 है, ठीक है। तो अब जहां तक एरिया का केस है, आपको जो एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। एरिया में आपके दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया ये ट्राइंगल और एक हो गया ये रीजन आप कह सकते हो, ठीक है। तो एरिया जब आप फाइंड करोगे तो एरिया के केस में क्या होगा? एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBM प्लस एरिया ऑफ रीजन, विच रीजन? ABMA, ठीक है। ये दो रीजन हो गए। ये हो गया एरिया इज इक्वल टू, अगर हम इस ट्राइंगल की एरिया की बात करें तो ऊपर हमारा कर्व y इज इक्वल टू 1/√3x है, तो ये हो गया 1/√3x dx, ओके। और लिमिट्स होंगे 0 से √3 तक, प्लस अब हम इस रीजन की बात करें तो इसमें लिमिट्स होंगे √3 से 2 तक, ठीक है। और ऊपर हमारा ये कर्व है, ये वाला कर्व, तो यहाँ से y क्या होगा? y होगा √4 - x², तो ये हो गया √4 - x² dx। बस इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये 1/√3 बाहर आ गया, यू गेट x²/2, लिमिट्स रनिंग फ्रॉम 0 to √3, प्लस इसे सॉल्व करोगे वो बड़ा वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यू गेट x/2 √4 - x² प्लस a²/2, इसे
इस डायग्राम की तो जरूरत है नहीं हमें। ये साइन वर्स x/2 आ जाएगा। लिमिट्स रनिंग फ्रॉम √3 to 2। ठीक है, यहां पुटअप करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, मतलब आपको मिलेगा 3/2√3। यहां से लोअर लिमिट 0 है तो 0 हो जाएगा। इसमें यदि आप अपर लिमिट पुटअप करोगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 4 0। ठीक है, ये 4/2 2 आ रहा है और साइन वर्स 1 आएगा, तो आपको मिलेगा +2। साइन वर्स 1 आपका π/2 है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ अपर लिमिट पुटअप किया था, अब हम लोअर लिमिट पुटअप करेंगे। लोअर लिमिट से ये हो जाएगा √3/2, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 1 हो गया, √1 1 होता है, मतलब ये √3/2 माइनस √3/2 पहला पार्ट। दूसरा पार्ट 4/2 2 हो जाएगा और साइन वर्स √3/2 आएगा। साइन वर्स √3/2 π/3 होता है, तो माइनस ये 4/2 का 2 और ये π/3 ये आ रहा है। ये दोनों नेगेटिव लिए हैं क्योंकि हम लोअर लिमिट अप्लाई कर रहे थे, लोअर लिमिट नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसे आप लिख सकते हो √3 ऊपर और नीचे 3। यहाँ पे आपको 3/√3 था, तो आप नोटिस कर सकते हो √3/2 √3/2 कैंसिल हो जाएगा। जो क्या 2 π/3 माइनस दिस, 2 भी 2 कैंसिल कर दो, आपको मिलेगा π - 2 π/3। ये 180 है और ये 120 है, 180 में से 120 गया 60, आपको आंसर π/3 मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? दो कर्व्स दिए हैं, एक सर्कल है एक लाइन है। दोनों कर्व्स को इवैल्यूएट करने के बाद हमें x के लिए √3 मिल रही है, तो दो पार्ट्स में जब इसे डिवाइड किया तो एक पार्ट में ऊपर लाइन है। ठीक है, ऊपर लाइन है मींस y = 1/√3x है, तो यहाँ पे y हम 1/√3x लेंगे, लिमिट 0 से √3 चलेंगे। दूसरे पार्ट में ऊपर कर्व में सर्कल है, तो सर्कल से हमें y = √4 - x² आ गया, जहाँ पे लिमिट √3 से 2 चलेंगे। यस, एनी डाउट इन दिस? अब एक सिंपल सा ये देख लीजिए कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जहां से आप वेरीफाई कर सकते हो आपका आंसर सही है या गलत है। आपके जो प्रीवियस ईयर्स में पढ़े हुए टॉपिक्स है वो कितने काम के हैं आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, 30 डिग्री। In the 10th standard, you have studied about area of sector, θ/360 degree πr²। याद है? You have studied about this area of sector। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, you have studied about this θ/360 degree πr²। थीटा यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, आर आपका 2 है, 2 स्क्वायर, 30/360 12 हो जाएगा, 1/12 इंटू 4 पाई, 4 कैंसल 12 कैंसल, यू गेट π/3। देखिए एरिया सेक्टर π/3, और ये देखिए π/3। लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर में क्लियरली लिखा रहेगा यूजिंग इंटीग्रल्स, यूजिंग इंटीग्रल्स। ओके, यूजिंग इंटीग्रेशन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस। मतलब कॉन्सेप्ट कुछ भी ये नहीं है, टफ नहीं है, बस ये है कि आपको उस मेथड से ना करके आपको इस मेथड से करना है। और रिकॉलिंग के लिए याद रखिए, ये आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इसके लिए एक ऐसा पॉइंट पता होना चाहिए जहां से लाइन पास हो रही है, तो पॉइंट हो गया ओरिजिन, और इसे y = mx+c फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में ग्राफ कैसे प्लॉट करना है लाइन का वो आपको पता है, कुछ कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड के भी है। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आंसर वेरीफाई करना है तो ये सेक्टर है। ठीक है, इट इज अ सेक्टर, और 10th स्टैंडर्ड में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 डिग्री πr², वहां से आंसर π/3 आ गया, तो आपको आंसर पता है। ओके, मैं आपको एक सिंपल सा केस बताता हूँ, मेरा जहाँ पे पहला पोस्टिंग था,
वहाँ ये क्वेश्चन मैंने पेपर में दिया था, ठीक है। तो एक बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया और सॉल्व करके इसका आंसर पाई/3 आया है। जब मैंने पूरा पेपर देखा, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे उसने पता नहीं क्या क्या करके रखा था, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्टेप का स्टेप कैसे है, यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे कैसे आया, ठीक है, और नीचे आंसर पाई/3 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे लिखा स्टेप्स आर नॉट क्लियर, और मैंने मार्क्स दिए ही नहीं। बाद में जब उसने को मैंने दिखाया, मैंने कहा इसमें आप मुझे स्टेप्स बताओ, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है। उसने कहा सर मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, बस मुझे ये पता था इसका आंसर पाई/3 है। तो मैंने कहा मतलब आपने कॉपी किया? तो बोले नहीं सर मैंने कॉपी नहीं किया, सीधे उसने बोल दिया। मैंने कहा अच्छा कॉपी नहीं किया तो कैसे पता चला, बताओ। उसने बोला सर वो आपने यही प्रॉब्लम जब कराया था तब बताया था ना कि ये फॉर्मूला है, तो मैंने ये अप्लाई किया था, θ/360 πr², और फिर मैंने कैलकुलेट किया था। उसने बोला सर एक मिनट, रफ पेजेस में टर्न करवा के उसने दिखाया, बोले देखो सर छोटे से बॉक्स में ही कैलकुलेशन है। जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां पे ये वाला कैलकुलेशन किया हुआ था, तो बोले यहाँ से मुझे पता चला था आंसर पाई/3 है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे खुद को पता नहीं है, मैंने लास्ट आंसर पाई/3 लिख दिया। सोचिए बच्चे ऐसे तक करते हैं, ओके। हालांकि मेरे से मार्क्स नहीं दिए थे, आई हैव नॉट गिवन हिम द मार्क्स, ओके। बट देखिए उसका इतना माइंड चला कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसका इतना माइंड चला, मीन्स आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल कीजिए, आप आंसर वेरीफाई करने के लिए इजीली आ सकते हैं, आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास जो पीडीएफ फाइल है उसके हिसाब से ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ओमिट कर दिया गया है, बट अगर इस पॉइंट ऑफ से देखोगे तो वैसे क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो अपने तरफ से मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, पीडीएफ फाइल में आप लोगों को भेज दूंगा, ओके। आज किसी ने 374 पेज पे एग्जाम्पल 14 भी पूछा था, आई थिंक दर्शन आप थे। जस्ट 2 मिनट्स ना, इसके बाद क्लास कंप्लीट कर देंगे हम लोग। यस दर्शन, आई एम करेक्ट। और अगर दर्शन नहीं तो किसी ने तो मुझसे पूछा है आज। अच्छा हर्षल था, ठीक है। नाउ सी, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल 14 पेज 374, ये क्वेश्चन भी अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सिलेबस में होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी क्या किया हुआ है, एक आपको एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है। कर्व आपको y=x² + 1 दिया हुआ है। देखिए y=x² जो वो पैराबोला होता है, सीधे सीधे अपवर्ड पैराबोला, लेकिन वो कहां से पास होता है, ओरिजिन से। यहाँ पे x² + 1 दिया है ना, तो ये पास होगा 10 पॉइंट से, सॉरी 01 पॉइंट से। 01 इसलिए क्योंकि यदि हम x के लिए 0 ड्रॉप करेंगे तो y अल्टीमेटली 1 आ जाएगा, यदि हम x 0 ड्रॉप करेंगे तो y 1 होगा, इसलिए 01 पॉइंट से पास होगा, ठीक है। यही टर्न जो ये ओरिजिन से लेता था वो ऊपर से लेगा, ठीक है। और आगे आपको एक लाइन दी है y=x+1, तो y=x+1 लाइन भी यहीं से पास होगी और ये ऐसी होगी, ठीक है। y=x+1 ये लाइन है, ठीक है। आपको इन दो कर्व्स में और x=2 लाइन समवेयर यहाँ पे आएगी, तो आपको ये वाली एरिया फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। इसमें भी ये पार्ट है, इस पार्ट की एरिया नहीं पूछी है इन्होंने, तो यहां से आप सेपरेट कर सकते हो ऐसे, जैसे कि उस सॉल्व एग्जांपल में दिखाया है, यहां से आप सेपरेट कर सकते हो। तो एक पार्ट में लिमिट जो है वो यहां से लेकर 0 से लेकर इस तक आएगी, और दूसरे पार्ट में लिमिट यहां से लेकर यहां तक आएगी। इस पार्ट के लिए अपर कर्व जो है वो कर्व का ये पैराबोला काउंट होगा, और इस पार्ट में कर्व लाइन काउंट होगी, ठीक है। अब इसके लिए जो y=x+1 लाइन है, इसे आप यहां पुटअप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, x² x मिल जाएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, मतलब x=0 मिलेगा और x=1 मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 1 1 है, दिस पॉइंट इज सॉरी 1 2, ये पॉइंट आपका 1 2 है, मतलब ये पॉइंट आपका 1 0 हो गया और ये पॉइंट आपका 2 0 है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट में आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, यू गेट x² + 1 dx, क्योंकि ऊपर पैराबोला है। और इस पार्ट में ये आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, और ऊपर ये लाइन है,
ये लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल एक्स प्लस 1 है, तो आपको मिलेगा x प्लस 1 dx। ठीक है, ये है आपका 374 पेज पे प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल 14 है। ठीक है, एक बार ये जरूर देख लीजिएगा, वैसे टफ नहीं है। इस पार्ट के लिए जैसे मैंने बताया 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और इस पार्ट में ये, ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 एक्स प्लस 1 dx आ जाएगा, क्योंकि इस पार्ट में अपर कर्व ये है। अगर इन्होंने एरिया ये पूछी होती, ये लाइन और ये पैराबोला के बीच में, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? हर्षल आप प्रेजेंट हो? हाँ हर्षल, आपको इसमें क्या डाउट था वो बताइए। मैंने तो प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपका डाउट क्या था? व्हाट वाज योर डाउट? हर्षल आप माइक ऑन करके बता सकते हैं क्या डाउट था आपका? माइक ऑन कीजिए, ये वाला पॉइंट। फिर से बोलो। अच्छा, वो नहीं, वो सेट्स दिए हुए हैं आपको और कुछ नहीं है। देखो, पहला जो सेट दिया है ना, ये 0 लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ये दिया है ना, तो ये एक्चुअल y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, और फिर आप अपना लीनियर इनइक्वालिटीज याद कीजिए। लीनियर इनइक्वालिटीज में ये था। ठीक है, तो हम रीजन कैसे डिसाइड करते थे? ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें हम रीजन कैसे डिसाइड करते थे? या तो रीजन इधर आएगा या तो रीजन इधर आएगा, बराबर। वो हम कैसे डिसाइड करते थे? कोई भी एक पॉइंट को पुटअप करके। तो सबसे बेस्ट है आप इसमें ओरिजिन पुटअप करो 0। अगर हम यहाँ पे 0 पुटअप करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 1। y भी हमने 0 किया, x भी 0 कर दिया। ठीक है, तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 1, और ये सही है। 0 जो है वो 1 से छोटा होता है, मतलब इसमें हम शेडिंग नीचे की तरफ करेंगे। दिस इज क्लियर, शेडिंग ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगला आपको ये दिया है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसमें भी वैसा ही है, आप इन दोनों में 0 ड्रॉप कर दो। ठीक है, x भी 0 करो, y भी 0 करो, मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट अप करो। लीनियर इक्वालिटी चैप्टर रिकॉल करो एक बार। ठीक है, तो आपको 0 लेस देन 1 आएगा, ये भी सही है, मतलब ये लाइन के लिए भी शेडिंग जो है वो नीचे आएगी। ठीक है, तो इनका कॉमन रीजन ये आएगा, इसके नीचे और ये इसके नीचे। कहां तक? यहां तक, अप टू द लाइन 2। ठीक है, वो उन्होंने आपको 3 डिफरेंट ये दिए हैं, इनइक्वालिटीज दिए हैं, और इनइक्वालिटीज में आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट अप करके वेरीफाई करना है कि शेडिंग किस तरफ होगा, जो हम 11th स्टैंडर्ड में करते थे, या फिर जो हम चैप्टर नंबर 12 में करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग में। हम फिर से उसी टॉपिक में आएंगे एक बार इस ईयर। ठीक है, बाकी पॉइंट्स, y को आप 0 कर रहे हो, सॉरी x को आप 0 कर रहे हो, तो y 1 आ रहा है, तो पैराबोला 1 0 से पास होगा। ये आपने जो लाइन ड्रॉ की है, ये यहाँ से इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वहां से x के लिए 1 आ रही है, वहां से ये पॉइंट आया। एक बार ये प्रॉब्लम आप लोग फिर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम इजी है, प्रॉब्लम टफ नहीं है।